Hello everyone, welcome again to online session of Manu Law classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So today is 23rd November 2024 and now we come to the first news. Days after US court wrap, Adani Energy firms stock sink further. तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं ये न्यूज़ हमने कल भी आपके साथ डिस्कस की थी। इस न्यूज़ में क्या हुआ है कि अभी जो अडानी ग्रुप है उस पर एलिगेशन लगे हैं यूएसए में कि अडानी ग्रुप ने इंडिया के ऑफिसर्स को बहुत बड़ा अमाउंट अराउंड 1700 करोड़ रुपीज़ रिश्वत दी है, ब्राइब दी है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। अब जब से ये न्यूज़ आई है तब से अडानी ग्रुप के शेयर और पर्टिकुलरली जो उनकी कुछ कंपनीज़ हैं अडानी एनर्जी, इसके जो शेयर्स हैं वो काफ़ी गिर गए हैं। ठीक है, अडानी ग्रुप की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि उनके खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगे हैं वो सारे बेसलेस हैं और वो उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब इसका फ्यूचर क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। सो दिस इज़ द प्रेजेंट न्यूज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। HP डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट MLAs पुट ऑन होल्ड। देखिएगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में जो 6 MLAs थे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को होल्ड पर रख दिया है। अब एलिगेशन के ये थे कि देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो होती है इनकी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि अगर कोई MLA या MP ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो इसके आधार पर ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अब अगर कोई पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो पॉइंट ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर वो पर्सन अपनी सैलरी के अलावा किसी अदर प्रकार का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट सरकार से ले रहा है तो इस सिचुएशन में ये माना जाता है कि वो पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। जब उनको हिमाचल प्रदेश में डिस्क्वालीफाई किया गया तो फिर उसको चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस प्रोसीडिंग पर स्टे लगा दिया है। तो ये जो सारे MLA हैं अभी जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग चल रही हैं वो प्रोसीडिंग पर स्टे लग गया है। इसका मतलब वो MLA रहेंगे लेकिन वो अभी कुछ और पोस्ट भी होल्ड कर रहे थे और वो कौन सी है, उनको अपॉइंट किया गया था एज चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। तो इस पोस्ट को वो छोड़ देंगे बल्कि जो उनकी एक नॉर्मल पोस्ट है MLA उसको वो कॉन्टिन्यूसली होल्ड करते रहेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। CBI फाइल चार्जशीट अगेंस्ट 5 एक्यूज्ड इन नीट पेपर लीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ समय पहले नीट का पेपर लीक हुआ था और जिसमें ये एप्रीहेंशन था कि कुछ एक्यूज्ड उसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसा एप्रीहेंशन क्यों हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अराउंड 63 या 67 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था और सभी के नंबर जो हैं वो 720 आउट ऑफ 720 आए। तो जिससे ये एक एप्रीहेंशन ड्रॉ हुआ कि भाई यहाँ पर कुछ पेपर में चीटिंग टाइप हुआ है और कई बार कुछ ऐसा भी देखा गया कि जो एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया। तो यहाँ से ये एप्रीहेंशन ड्रॉ होता है कि जो एग्जामिनेशन था एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से इस तरह का हुआ है। अब CBI ने ऐसे 5 एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट फाइल करी है। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म चार्जशीट। तो जो चार्जशीट है तो बेसिकली क्या है, पहले हम समझते हैं चार्ज क्या होता है। और चार्ज का मतलब होता है जब कोई पर्सन एक ऑफेंस करता है तो हर ऑफेंस का एक चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं किसी पर्सन ने क्या किया, थेफ्ट की, तो एक चार्ज क्या है, थेफ्ट का लगेगा उस पर्सन पर। अब अगर उसी पर्सन ने थेफ्ट के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी की तो उस पर थेफ्ट के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी चार्ज लगेगा, तो 2 चार्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो पर्सन जितने ऑफेंसेस करता रहेगा उतने ही नंबर ऑफ चार्जेस उस पर बढ़ते रहेंगे। हर चार्ज पर डिसीजन आएगा, हर चार्ज पर उसको बेल मिलेगी। ये दिस इज द जनरल प्रोसीजर। अब हम समझते हैं चार्ज शीट क्या है। तो देखिए जब कोई पर्सन ऑफेंस करता है
और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। अब दूसरा टर्म है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है ऐसे अपराध जिसमें पुलिस ऐसे पर्सन को बिना कोर्ट की परमिशन के डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। तो एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही रजिस्टर की जाती है। तो जब किसी पर्सन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाती है तो उस पर्सन के पास ये राइट पुलिस के पास ये राइट आ जाता है कि ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया जाए। अब जब पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करती है तो यहाँ पर साथ ही में जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वो एक पर्सन को यानी कि एक पुलिस ऑफिसर को आईओ अपॉइंट करता है। तो आईओ कौन अपॉइंट हो सकता है? तो जो हेड कांस्टेबल लेवल का अधिकारी है उसको आईओ अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जब वो आईओ बनता है तो वो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करता है और वो एक पुलिस रिपोर्ट तैयार करता है, और जब वो पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की जाती है तो उस पुलिस रिपोर्ट को ही हम क्या बोलते हैं? चार्जशीट बोलते हैं। तो इस मामले में सीबीआई ने 5 अभियुक्त या एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। नाउ वी कम टू, अब इन लोगों पर चार्जेस कौन कौन से थे ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो इन पर 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा, 109 अबैटमेंट का लगा, 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगा, 420 चीटिंग लगी और 380 थेफ्ट, 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंसेस, 411 डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, सेक्शन 13 क्लॉज 2 रीड विद 13 क्लॉज 1A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये सारे चार्जेस इन लोगों पर लगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर, और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है स्पीकर शुड सेटल डिस्क्वालिफिकेशन प्लीज इन रीजनेबल टाइम। देखिए क्या होता है कि एक आर्टिकल है हमारा 50, और आर्टिकल 50 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों सेपरेट ऑर्गन्स हैं स्टेट के, और कोई भी एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ये सिद्धांत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का हमने लिया है फ्रांस से, और फ्रेंच में मॉन्टेस्क्यू का डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर था। अब हमारे इंडिया के सिद्धांत में और फ्रेंच के सिद्धांत में डिफरेंस क्या है? फ्रेंच के सिद्धांत में तीनों बॉडीज, तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक क्लियर कट डिमार्केशन है, और एक जो ऑर्गन है वो दूसरे काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ओवरलैपिंग है। अब पॉइंट आते हैं हम इस न्यूज़ पर। अब इस न्यूज़ पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं कि देखिए अगर कोई एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गया है या उसके खिलाफ कुछ इस तरह की ग्राउंड्स हैं कि उन ग्राउंड्स पर उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे मामलों पर जो डिसीजन लेने का राइट है वो प्राइमरीली किसका है? स्पीकर का है। अब अगर स्पीकर उस मामले पर विद इन अ रीजनेबल टाइम डिसीजन नहीं लेता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीडिंग्स किसी पर्सन के या एमएलए के अगेंस्ट है या एमपी के अगेंस्ट है, तो डिसीजन कौन लेगा? प्राइमा फेसाई कौन लेगा? स्पीकर लेगा। अब अगर स्पीकर को डिसीजन एक रीजनेबल टाइम में लेना पड़ेगा, और अगर वो स्पीकर एक रीजनेबल टाइम में डिसीजन नहीं लेता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसका मतलब ये होगा जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया है कि जब कोई पेटिशन स्पीकर के पास पेंडिंग है तो स्पीकर इज रिक्वायर्ड टू टेक द डिसीजन इन दैट मैटर विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम क्या है? रीजनेबल टाइम का मतलब ये है, ये वैसे तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, इसका मतलब ये केस टू केस वेरी करता है। तो जनरली 2-4 महीने में उस पर्सन के खिलाफ एक्शन स्पीकर को लेना पड़ेगा, और स्पीकर ऐसा नहीं कर सकता कि वो उस पर कोई कार्रवाई ना करे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, न्यू क्रिमिनल लॉज नीड टू बी गिवन ए चांस सेज सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जो हमारे 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं और तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया गया कुछ ग्राउंड्स पर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिन पर उसको चैलेंज किया गया है। तो पहली ग्राउंड है प्रोविजंस कंसर्निंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लैक्ड प्रोसीजरल सेफगार्ड अगेंस्ट द आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड पुलिस एब्यूज। तो देखिए इसमें 111, 112 सेक्शन बीएनएस के हैं, ये सेक्शंस 111 एंड 112 ऑफ बीएनएस। तो ये जो बात करता है 111 बात करता है ऑर्गेनाइज क्राइम की, और ये बात करता है पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम की।
और 113 बात करता है टेररिस्ट एक्ट की। क्या बात करता है? टेररिस्ट एक्ट की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो जो ऑफेंसेस हैं ऐसा चैलेंज किया गया। इस आधार पर पेटिशनर कौन है इसके? मिस्टर आजाद सिंह कटारिया। उन्होंने इस आधार पर इसको चैलेंज किया गया कि भाई इनमें प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है और यहाँ पर पुलिस के पास एक आर्बिट्ररी पावर आ जाएगी और जिससे कि पुलिस आर्बिट्ररी अरेस्ट कर लेगी। सेकंड पॉइंट ये है, अंडर ट्रायल्स कुड बी हेल्ड इन पुलिस कस्टडी फॉर अप टू 60 days वायलेटिंग द गाइडलाइन लेड डाउन इन द डी.के. बासु केस। तो अब यहाँ पर जो डी.के. बासु केस है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग द अरेस्ट ऑफ द पर्सन। अब वो गाइडलाइन क्या थी कि देखिए जब पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेगी तो पुलिस प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके घर वालों को इन्फॉर्म करेगी कि उसको अरेस्ट कर लिया है। थर्ड पॉइंट ये है उस पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगी। फोर्थ पॉइंट ये है कि उसको ये बताएगी कि वो अपने किसी भी एडवोकेट, अपनी पसंद के किसी एडवोकेट से लीगल ओपिनियन ले सकता है। अब पॉइंट ये है कि देखिए जो बहुत ही छोटे छोटे ऑफेंसेस हैं लाइक थेफ्ट का ऑफेंसेस है तो पुलिस थेफ्ट के ऑफेंसेस को भी ऑर्गेनाइज क्राइम में कन्वर्ट कर सकती है या उसको ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन में वो फॉल करेगा। अब अगर वो ऑफेंस ऑर्गेनाइज क्राइम की डेफिनेशन में फॉल करा तो पुलिस के पास ये राइट आ जाएगा कि उस पर्सन को 60 days तक कस्टडी में रखने का। तो यहाँ पर जो पुलिस है ये एप्रीहेंशन है कि पुलिस अपनी पावर का मिसयूज कर सकती है या एब्यूज कर सकती है। इसी आधार पर इन जो बीएनएस के कुछ कानून हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भाई ये अभी हमारे नए कानून हैं और हमारे जो पुराने कानून थे वो काफ़ी पुराने थे। फॉर एग्जांपल आईपीसी 1860 की थी जो कि अब बीएनएस हुई है 2023 में। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये जो है कानून है इनको एक बार चांस दिया जाए। तो मतलब अभी ये बॉडी ही इनिशियल स्टेज में है और अभी हम इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज ना करें। कुछ समय हम ये देख लेते हैं कि वास्तव में क्या ऐसे इन कानूनों का ये जो नए प्रोविजंस डाले गए हैं लाइक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट एक्ट, इनका अगर पुलिस मिसयूज करती है या एब्यूज करती है तो फिर उसी हिसाब से इन फ्यूचर डिसीजन लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, सोशलिज्म इन इंडिया मीन्स ए वेलफेयर स्टेट नॉट अ डिक्टेटोरियल डॉगमा, सीजीआई। तो यहाँ पर जो हमारी प्रियम्बल है, प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सोशलिस्ट और सेक्युलर। अब इन वर्ड्स को चैलेंज किया गया जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। किस आधार पर चैलेंज किया गया कि ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनको इनकॉर्पोरेट किया गया था। और अब हम देख लेते हैं कि इनको चैलेंज करने वाले पर्सन कौन है। तो इनको चैलेंज करने वाले पर्सन है सुब्रमण्यम स्वामी, बहुत ही लर्नेड पर्सन है, ठीक है। अब स्वामी जी का एप्रीहेंशन ये है कि क्योंकि इन प्रोविजंस को 42nd और 42nd अमेंडमेंट में डाला गया और 42nd अमेंडमेंट आया 1976 में। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं उनका एप्रीहेंशन ये है या उनका एलिगेशन ये है कि जब ये प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए गए उस समय देश में इमरजेंसी लगी थी और जब देश में इमरजेंसी लगी थी तो वहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया, इसीलिए इनको हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना जी ने कहा कि नहीं, ये प्रोविजंस मैंडेटरी हैं, ज़रूरी हैं देश के लिए और ये देश के डेवलपमेंट के लिए या वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो इनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इजराइल स्ट्राइक गाजा आफ्टर आईसीसी इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू। तो जैसा कि हमने कल भी आपको बताया था कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के और कुछ लीडर हमास के, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट किए गए और उनका रीज़न ये था कि इन लोगों ने ये वार क्राइम के लिए दोषी हैं और जेनोसाइड के लिए दोषी हैं। इजराइल का रेस्पॉन्स ये था कि देखिए इजराइल के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर ये कहता है कि अगर किसी देश पर अटैक होता है तो उस देश के पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस है या राइट टू सेल्फ डिफेंस है। क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहले इजराइल पर अटैक किया और उसके रेस्पॉन्स में इजराइल ने हमास पर अटैक किया, तो ये इजराइल का पक्ष था। अब जैसे ही आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो फिर से इजराइल ने उस पर अटैक कर दिया गाजा पट्टी पर, ठीक है। अब
इजराइल का मानना यह है कि जो आईसीसी है वो एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह काम कर रहा है कुछ देशों के। यहाँ पर यूएसए ने अपनी सपोर्ट को फिर से दोहराया है कि यूएसए की जो सपोर्ट है वो हमेशा किसके साथ है, इजराइल के साथ है। और यूएसए ने ये भी कहा है कि जो आईसीसी ने जो नोटिस जारी किया है, अरेस्ट वारंट जारी किया है, ये आउटरेजियस है। और यूएसए ने कहा कि हमारी सपोर्ट इजराइल को हमेशा मिलती रहेगी। चाइना ने यह कहा है कि आईसीसी टू रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड अपहोल्ड फेयरनेस एंड जस्टिस। चाइना ने यह कहा कि आईसीसी को अपना काम प्रॉपरली करना चाहिए। नाउ वी कम टू द लास्ट न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप पिक्स पैम बॉन्डी एज अटॉर्नी जनरल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में पैम बॉन्डी को क्या बनाया, एक अटॉर्नी जनरल बनाया है। और ये अब जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसको हेड करेंगी, यानी कि उसकी हेड होंगी। So dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.